नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में, इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले मैं आपको मानव भूगोल के बारे में पढ़ाऊँ, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा क्लास 11 में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा भौतिक भूगोल में, उसके विषय वस्तु में पहला जो आपका पाठ रहा होगा उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसके विषय क्षेत्र को जान लेते हैं और थोड़ा बहुत हमारे लिए आसान पड़ जाएगा मानव भूगोल को पढ़ना, जब हम भौतिक भूगोल का थोड़ा बहुत पुनरावृत्ति कर लेंगे तो। ठीक है। तो चलिए सकते हैं सबसे पहले। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भौतिक भूगोल को कई आधार पर बांटा गया है, या भूगोल विषय को जो सबसे पहले भूगोल शब्द का किसने इस्तेमाल किया था ये आपको पता ही होगा। इरेकास्थनीज जो एक ग्रीक भूगोल वेत्ता थे। तो उसके बाद कई लोगों ने इस पर काम किया, तो भूगोल की कई शाखाएं पनपी इस विषय में। ठीक है। तो भूगोल को कई विषयों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको भौतिक भूगोल में बांटा गया, और दूसरा जो सबसे मुख्य है मानव भूगोल में। ठीक है। तो इसके कई उप शाखाएं हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की। ठीक है। और उसको जब सिद्धांत और दर्शन शास्त्र के हिसाब से बांटते हैं तो हम लोगों ने दो प्रकार में बांटा है, और जब विधि एवं तकनीक के आधार पर बांटते हैं तो इसमें इस इतने भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं कि विधि एवं तकनीक के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो इसमें मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो हमारा विषय वस्तु है वो मानव भूगोल के बारे में है। तो मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को एक बार याद दिला देता हूँ कि भौतिक भूगोल में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा होगा। उसमें आपने भू आकृति विज्ञान पढ़ा होगा, जलवायु विज्ञान पढ़ा होगा, जल विज्ञान पढ़ा होगा, मृदा भूगोल यानी मिट्टियों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। और सिद्धांत या दर्शन शास्त्र में आप लोग भौगोलिक चिंतन, जो कि अलग अलग भूगोल वेत्ता जिन्होंने अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए इस विषय के बारे में, तो उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन इसकी ज्यादा अभी कोई हमको व्याख्या करनी नहीं है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में पढ़ेंगे। और मानव पारिस्थितिकी भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया, ये जब मानव और भौतिक मतलब का जो परस्पर संबंध होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और विधि एक तकनीक, ये पूरी की पूरी आपकी मैथमेटिक्स पर गणितिक गणित की आपकी नॉलेज पर आधारित है। जिसमें आप लोग मानचित्र कला के बारे में पढ़ेंगे, मात्रात्मक तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि जिसको पढ़ेंगे, और फिर भू सूचना, जीआईएस, जीपीएस, एलआईएस, इसका बेसिक बेसिक आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा, 12 में भी थोड़ा बहुत है। ठीक है। 11वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में। तो इसके बारे में आपकी विस्तृत जानकारी और भी अंदरूनी जानकारी आपको ग्रेजुएशन और मास्टर्स में मिलेगी। ठीक है। तो हम लोगों को पढ़ना है मुख्यतः मानव भूगोल। ठीक है। फिर भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपगमन के आधार पर हम देखते हैं कि भूगोल की कई शाखाएं बनाई गई। प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, जब किसी एक क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो स्थूल प्रादेशिक अध्ययन होता है, एक मध्य प्रादेशिक अध्ययन होता है, और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। स्थूल मतलब किसी बहुत ही बड़े एरिया के या किसी बहुत ही बड़े स्थान का जब हम प्रादेशिक अध्ययन करते हैं, जैसे हम पूरे के पूरे एशिया उपमहाद्वीप के बारे में अगर पढ़ेंगे तो एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तो। ठीक है। फिर मध्य प्रादेशिक अध्ययन, जैसे हम किस भारत के बारे में, पूरे भारत के बारे में किसी चीज की जानकारी लेंगे तो उसको मध्य प्रादेशिक अध्ययन में रखेंगे। और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, जैसे हम बिहार के बारे में या बिहार के किसी जिले के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसको हम सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन में पढ़ते हैं। फिर प्रादेशिक विकास, जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो इसका कोई ना कोई आउटपुट आना चाहिए, तो उसमें आप प्रादेशिक विकास कैसे कर सकते हैं, किसी स्थान का विकास कैसे होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। प्रादेशिक विश्लेषण इसी का भाग होता है, उसके बारे में आप विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। और प्रादेशिक योजना, जो विकास के बारे में जो योजना बनाई जाती है उसके बारे में आपको किया जाता है। शहरी और ग्रामीण तो अलग अलग हिस्से होते हैं, तो जो ग्राम के लिए योजना होंगी वो शहर के लिए थोड़ा उससे भिन्न होंगी। ठीक है। अब देखते हैं भूगोल को क्षेत्र के बारे में। भूगोल के क्षेत्र के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा। तो भूगोल को बोला जाता है कि भूगोल की अपनी कोई विषय वस्तु नहीं है। ये सारे जितने भी विज्ञान हैं, जितने भी सामाजिक विज्ञान है, दोनों सबसे ये कुछ ना कुछ लेता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो हर विषय से थोड़ा थोड़ा लेकर हम एक भूगोल का विषय क्षेत्र बनाते हैं, क्योंकि भूगोल में हम किसी जगह के बारे में जानकारी लेते हैं, और जगह के बारे में कई प्रकार की जानकारी लेते हैं। तो जैसे भू विज्ञान से भू आकृतिक विज्ञान से भू विज्ञान आया, मौसम विज्ञान से जलवायु विज्ञान आया, जल विज्ञान से समुद्र विज्ञान। तो ये अलग अलग जो विषय वस्तु क्षेत्र है, तो इसके जो इस लाइन के अंदर वाला है ये सब भूगोल के विषय है, और ये बाहर जो दूसरे प्रकार के विज्ञान है। तो मतलब कि क्या हुआ, एक बड़े से केक का एक छोटा सा हिस्सा लेके हमने अपने भूगोल विषय में इसको जोड़ लिया। ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि मानव भूगोल क्या होता है, इसके और जो सब पार्ट्स होंगे, जो उप शाखाएं होंगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि मानव भूगोल होता क्या है। तो एक जिसकी डेफिनेशन है वो है मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध। तो इसका जो मेन शब्द है, जो मुख्य शब्द है, उन पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला जो क्या है, संबंध। दूसरा क्या है, मानवीय परिघटनाओं, जो मानवीय घटनाएं होती है का स्थानीयकरण वितरण। ये सबसे मुख्य पॉइंट है कि स्थानीयकरण, स्थानीय वितरण के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। अगर स्थान उस जगह पर नहीं होगा तो वो हमारे किसी भी वो भूगोल की विषय वस्तु रह ही नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए मानवीय, सिर्फ मानवीय घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, इसका स्थानीयकरण, कोई स्थान के ऊपर कोई भी चीज को हम नहीं देख रहे हैं, तो हम वो क्या करेंगे, वो दूसरे विषय में पढ़ेंगे। जैसे समाज शास्त्र में पढ़ते हैं आप लोग, उसी तरह से जैसे आपको किसी मानव के बारे में जानना है तो आप समाज शास्त्र में पढ़ेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई स्थान के बारे में जानकारी आ गई तो वो भूगोल की विषय वस्तु हो जाती है। ठीक है। तो उनके घटित होने के कारण जानेंगे आप लोग, और विश्व के विभिन्न भागों के सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो ये मानव भूगोल की एक सिंपल सी परिभाषा हो गई। ठीक है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो हमको जो हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या है, स्थानिक वितरण यहाँ पे देखना है, और सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन हमको करना है। ठीक है। और अब आपके जो पाठ में है वो कई सारी कहानियां दे रखी होंगी कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, इसकी कई कहानियां आप लोग पढ़ेंगे, तो इसकी मैं जानकारी यहाँ नहीं दूंगा। लेकिन एक सिंपल से मैं परिभाषा में आपको बताता हूँ कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मानव का प्राकृतिकीकरण। ठीक है। तो मानव का कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए आप ठंडे स्थान पर है किसी में, तो आपको ठंडी लगेगी और आपको वहां पर स्वेटर डालना पड़ेगा। तो मतलब क्या, वो प्रकृति आप पर अफेक्ट कर रही है। आप प्रकृति से बिल्कुल आजाद नहीं है, प्रकृति आप पर प्रभाव डाल रही है। और प्रकृति का मानवीकरण कैसे हो गया कि मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में हैं, किसी जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, और वहां बहुत ही बारिश हो रही, तो आपने वहां पे घर बना के अपने आप को बारिश से बचा लिया। या आपको अचानक से बारिश हुई, आपने अपना छाता खोल लिया, तो आपने क्या हुआ, प्रकृति का मानवीकरण किया कि प्रकृति ने तो बारिश करवाई, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने उससे बचाव करने के लिए, उसमें अपने इम्प्रिंट्स डालने के लिए, आपने अपना प्रभाव डालने के लिए आपने क्या किया, छाते को ईजाद कर दिया या फिर घर का निर्माण कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं मानव का प्रकृतिकरण, तो आपको समझ में आ गया कि प्रकृति असर डालती है, लेकिन प्रकृति पर का मानवीकरण कैसे होता है, उसके लिए हमको जरूरत होती है किसी भी प्रौद्योगिकी की, यानी किसी भी टेक्नोलॉजी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, उन्हीं के माध्यम से हम प्रकृति पर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है। आप हाथ से तो पेड़ को काट नहीं सकते हैं, तो आपको क्या चाहिए, कुल्हाड़ी चाहिए। तो कुल्हाड़ी एक तरह से क्या हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, मतलब प्रौद्योगिकी का साधन हो गया। ठीक है। आपने उसके बारे में रिसर्च किया और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, तो आपने कुल्हाड़ी का आविष्कार किया। तो कुल्हाड़ी के काटने के बाद आपने लकड़ी काट कर लिया और उसको चूल्हे में लकड़ी जला के आपने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, प्रकृति ने तो आपको सिर्फ पेड़ दिया था, लेकिन उस पेड़ से और प्रकृति ने आपको लोहा दिया था, तो लोहे और लकड़ी दोनों का इस्तेमाल करके आपने क्या किया, कुल्हाड़ी बना लिया। तो ये क्या हुआ आपका, आप प्रकृति का मानवीकरण कर रहे हैं। और ये किसी भी जगह का जो प्रौद्योगिकी होती है, प्रौद्योगिकी का स्तर होता है, वो सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। बिल्कुल सही बात है। आप जानते ही होंगे कि अमेरिका सबसे ताकतवर माना जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। या आज के समय में चीन उभर के आ रहा है। ठीक है। तो उसका आधार क्या है, उसका आधार यही है कि वो प्रौद्योगिकी स्तर पर बहुत ही आगे है हमसे, या किसी भी सभ्यता से। ठीक है। तो वहां के विकास का वो विकास के स्तर की सूचक होती है। क्या होती है वो, सूचक होती है, एक सूचना प्रदान करती है कि वो वहां का जो समाज है वो किस तरह का है, या वहां की जो संस्कृति है वो कितनी विकसित है, कितनी विकसित नहीं है। ठीक है। और जितना ज्यादा प्रौद्योगिकी आपकी उच्च होगी, उतना ही आप प्रकृति का मानवीकरण करेंगे, प्रकृति प्रकृति पर अपना प्रभाव डालेंगे। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। बिल्कुल, आज भी हमारी खोज जारी है कि प्रकृति के कई अनसुलझे रहस्य हैं जो हम नहीं कर पा जान पाए हैं। तो आप क्या करते हैं, आप रिसर्च करते हैं प्रौद्योगिकी के साथ, मतलब कोई भी चीज का रिसर्च करते हैं। ठीक है। अनुसंधान करते हैं, तो उसके बाद ही आप किसी के बारे में जान सकते हो। अनुसंधान हम करते क्या है, हम जानते हैं जो प्रकृति का जो मूल स्वरूप है उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो प्रकृति का जो मूल स्वरूप जानने के बाद ही हम उसका मानवीकरण करते हैं कि वो हमारे किस लिए, उसका हमारे लिए क्या इस्तेमाल है। जैसे आप उसकी कोई चीज की खोज करते रहे, उसके बारे में जानते रहे, तो अचानक से आपको कोयला मिल गया, आपको समझ में आ गया कि कोयले से हम क्या कर सकते हैं, गर्मी प्रदान कर सकते हैं, कोयले का इस्तेमाल हम जलाने के लिए कर सकते हैं।
तो कोयला जो पहले से पड़ा हुआ था, जो पहले लोगों को नहीं आया था, लेकिन आपने क्या किया, आपने प्रकृति के नियमों को अच्छे से जाना और कोयले के बारे में जाना, फिर कोयले को अपने अपने इस्तेमाल के लिए लाया। तो इस प्रकार को हम क्या इस तरह हम क्या समझते हैं कि मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से अपने समझने के बाद अपने लिए इस्तेमाल करता है। प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम कर सकते हैं। ये एक पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट का ही लेखा जोखा है जो तीसरे पॉइंट में है। तो ये बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था ना कि जिसकी जहां जितनी उच्च संस्कृति होगी, उतनी ही वो प्रकृति पर अपना प्रभाव डालेगा, तो उतनी ही कम उसमें बंदिशें होंगी। ठीक है। अब जैसे सिंपल सा आप साधारण सा एग्जांपल एक ग्रामीण और शहरी जीवन से लगा सकते हैं कि ग्रामीण जीवन में क्या होता है, कच्चे मकान होते हैं। तो जब बारिश होती है तो आपको बहुत दिक्कत होती है जो कच्चे मकानों में रहते हैं। ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने विज्ञान को पढ़ा और आपने किसी कोई नई चीजों का इजाद करके आपने क्या किया, घर बना दिया जो पक्का मकान था। तो उसने क्या किया, प्रकृति की बंदिशें आपकी कम की ना। जहां आप पहले बारिश से डरते थे, अब तो बारिश से डरते नहीं, बारिश आएगी चली जाएगी, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी का साधन बनाकर पर्यावरण की बंदिशें अपने ऊपर कम करते हैं। ठीक है। अब इसी में आप जानेंगे कि मानव भूगोल के बारे में तीन अवधारणा है या तीन जो स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, वो आए। और सबसे पहले आया पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है। और दूसरा आया, उसके बाद आया संभववाद, और तीसरा आया नव निश्चयवाद। तो जो निश्चयवाद था वो क्या था आपका, जर्मन स्कूल, मतलब कि जर्मनी के जो भूगोल वेत्ता थे उनके द्वारा इसकी व्याख्यान की गई। किस चीज में, जो निश्चयवाद है। ठीक है। अब देखिए निश्चयवाद में होता क्या है, निश्चयवाद में ये होता है कि प्रकृति आपके ऊपर पूरी तरीके से प्रभाव डाल रही है और आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल जो जर्मन के भूगोल वेत्ता थे वो इसी पर विश्वास करते थे, क्योंकि उस समय इतनी जो टेक्नोलॉजी थी, वो जो चीजें थी वो इतनी उच्च किस्म की थी नहीं। तो पहले भी हम लोग जानते हैं कि जो पुरानी सभ्यताएं होती हैं वो प्रकृति की पूजा करती हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रकृति से वो डरते हैं। तो उस जो सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, निश्चयवाद, यानी अंग्रेजी में इसको डिटर्मिनिज्म बोला जाता है। ठीक है। तो उस निश्चयवाद जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें हम क्या समझते हैं कि प्रकृति पर हम प्रकृति पर कोई असर नहीं डाल सकते, हम पूरी तरीके की प्रकृति के बंदिशों पर बंधे हुए हैं। ठीक है। तो इसमें जानते हैं पहला पॉइंट क्या था कि प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था और मानव सामाजिक विकास की अवस्था में भी आदिम थी। ठीक है। तो ये आपके जो पाठ है उसमें लिखा हुआ है कि ये पहले की बात है, मतलब कि जब हम कुछ नहीं कर पाते थे। आपने पढ़ा होगा, इतिहास में भी पढ़ा होगा कि पहले मानव के पास कुछ नहीं था तो मानव क्या करता था कि पत्थरों से ही अपने हथियार बनाकर शिकार के लिए जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उस पर विकास किया और फिर क्या किया, अंत में हमने बंदूक बना ली। तो अब क्या होता है, एक गोली मारते हैं और जानवर तुरंत ही खत्म हो जाता है। पहले हमको पूरा दिन का इंतजार करना पड़ता था शाम के खाने के लिए, अब क्या होता है, आपको घर में बैठे बैठे खाना मिलता है, आप खेती करते हैं। ठीक है। तो इस तरह के अवधारणा पर जो विश्वास करते थे कि प्रकृति हमारी तरह हमारे ऊपर पूरी तरह हावी है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, मानव कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। मानव उस नाम मात्र का है और प्रकृति पूरी मानव जो भी करेगा वो प्रकृति को ध्यान पर रखकर ही करेगा। उस तरह की अवधारणा को हम निश्चयवाद कहते हैं। ठीक है। सतत पोषण हेतु तो मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। मैंने आपको अभी एक उदाहरण के तौर पर बताया। ठीक है। तो ये कैसे था कि आप जंगल में जाते थे, आप फल वगैरह लेकर आते थे या जानवरों को मारकर खाते थे, तो प्रकृति जो आपको देती थी आप उसी पे निर्भर थे। मानव प्रकृति की सुनता था और उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता। तो ये बिल्कुल सच बात है कि जितनी भी पुरानी सभ्यता है, जैसे भारतीय सभ्यता में क्या होता है, प्रकृति की पूजा करते हैं, अभी तक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। लेकिन बाकी सभ्यताओं में ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बाकी सभ्यता हमसे हमारे मुकाबले काफी नई है। जैसे जितनी भी सभ्यता है, चाहे यूरोपीय सभ्यता हो, चाहे इस्लामी राष्ट्रों की सभ्यता हो, चाहे अमेरिका की सभ्यता हो, ये सब क्या है, बहुत ही नई है। ठीक है। हमारी सभ्यता क्या है, बहुत ही समय से चलती चली आ रही है। तो हम क्या है, अभी भी प्रकृति की पूजा करते हैं। पर क्या प्रकृति की पूजा हम वैसे ही करते हैं जैसे पुराने समय में करते थे? बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा पहले से उस चीज का विकास हो चुका है। तो हम समझ गए हैं कि विश्वास और अंधविश्वास में अंतर करना। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो जो निश्चयवाद पर विश्वास करते थे, जो निश्चयवाद के अवधारणा पर के पीछे चलते थे, वो क्या बोलते थे कि जो मानव है वो कुछ नहीं है, एक चींटी के समान है जो प्रकृति से डरता है, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता है और उसकी पूजा करता है।
ठीक है। तो जर्मनी के बगल में ही एक देश है, आप लोगों को पता होगा कौन सा, फ्रांस। तो फ्रांस से जन्मा क्या है, संभववाद की अवधारणा। संभववाद में क्या हुआ कि मानव बहुत जो भी करता है, मानव बहुत कुछ कर सकता है, प्रकृति के ऊपर अपना असर डालता है, मानव पूरा प्रकृति पर निर्भर नहीं। ठीक है। तो ये संभववाद की अवधारणा आई कैसे कि समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं, अपने समाज का और सांस्कृतिक विकास करते हैं, और मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं, और मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। ठीक है। तो संभववाद में क्या हुआ कि हम हमारे ऊपर प्रकृति असर डाल रही है, लेकिन मानव तो चुप बैठेगा नहीं। मानव क्या करता है, मानव प्रकृति के नियमों को और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। ठीक है। तो जब जानने की कोशिश करता है और अपने जो ज्ञान को बढ़ाता रहता है, तो जब ज्ञान को बढ़ाएगा तो उसी तरीके से प्रौद्योगिकी का विकास भी होता है। ठीक है। उसी तरीके से आपकी संस्कृति का विकास भी होगा। जैसे पहले क्या हुआ कि पहले आप लोग ने पढ़ा होगा इतिहास में, ठीक है, कि इतिहास में क्या होता है, मानव सबसे पहले गुफाओं में रहता था। क्यों? क्योंकि उसको घर बनाना नहीं आता था। तो क्या करता था, जो गुफा होती थी, वो गुफा में ही चुपचाप बैठ जाता था। ठीक है। जैसे गुफा हो गई, और बारिश से अपने आप को बचाता था। फिर धीरे धीरे उसने नियमों को जाना, प्रकृति के नियमों को, कि मिट्टी को गीला करके भी हम दीवार बना सकते हैं। तो उसने क्या किया, मिट्टी की दीवारें बनाना शुरू की। लेकिन मिट्टी की दीवारें बारिश के बाद तो बिल्कुल ही खराब हो जाती थी। ठीक है। तो उसको समझ में आया कि यार इससे भी काम नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया, और विकास किया और विकास किया, और धीरे धीरे उसको समझ में आया कि जो मिट्टी के चीजें हैं, जो मिट्टी को खोद के हम अगर आग में पका देंगे तो एक ईंट बन सकती है, और ईंट बहुत ही मजबूत होगी। तो हमने क्या किया, कच्ची ईंटों से मकान बनाना शुरू किया, जो पहले से मजबूत तो थे, लेकिन काफी कुछ उसमें अभी भी वो प्रकृति पर ही निर्भर करते थे, कि वो प्रकृति उनका विनाश कर सकती थी। फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ, हम और विकास करते रहे, तो अंत में क्या हुआ, जो आज आप देखते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे जो आ जाए, वो इमारतें तब भी वो टैसे से मस्त नहीं होती, इतनी मजबूत हो गई, इतना हमने उस चीज पर विकास कर लिया। जैसे जापान में आप सुनते ही होंगे कि वहां भूकंप आते रहते हैं, तो वहां पे ऐसी बिल्डिंगें बनती हैं कि वो भूकंप का भी असर उनपे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। तो जो संभववाद था वो किस पर, वो क्या कहता था संभववाद, ये क्या था, फ्रांस का स्कूल ऑफ थॉट था। ठीक है। तो कोई प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। ठीक है। यहाँ पर क्या था कि प्रकृति कोई अवसर नहीं देती, प्रकृति पूरी बंदी से बना रखी है, मतलब कि हम प्रकृति के द्वारा बेड़ियों पर बंधे हुए। यहाँ पे क्या है कि प्रकृति हमको अवसर प्रदान कर देती है और उसका उपयोग मानव करता है, तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता है। प्रकृति का मानवीकरण मैंने बताया ना कि ये कैसे हुआ, कि हम पहले गुफाओं से रह के आज हम ऊंची ऊंची इमारतों पर रहते हैं, तो क्या वो प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है, और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। अब छाप कैसे पड़ती है, तो आप जानते ही हैं कि पहले जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, वो जैसे आप मान लीजिए एक पहाड़ है, अब इसमें अपनी छाप हम कैसे डालते हैं, पहाड़ के ऊपर हमको जाना है, तो हम क्या हुआ, हमने रोड बनाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, प्रकृति पर हमने अपनी छाप छोड़ी ना। तो इसी तरह के ये एक छोटा सा उदाहरण है, आप हर जगह पे देखेंगे कि आप जहां से आगे से चलते फिरते कहीं पर भी जाएंगे, तो मानव ने हर कहीं ना कहीं अपना हर जगह से छाप छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप समझ में आते हैं कि मानव धीरे धीरे प्रकृति के ऊपर अपनी बंदिशें कम कर रहा है, और प्रकृति पर धीरे धीरे हावी होने की कोशिश कर रहा है, और मानव प्रकृति से भयभीत न होकर उसके साथ समन्वय बनाता है। जैसे क्या होता है कि ये इस मुख्य पॉइंट पर मैंने बताया ना कि आपको, हम गुफाओं से चढ़कर आज ऊंची इमारतों पर रहने लग गए, तो क्या हुआ, हम भयभीत नहीं हुए, हमने सीखा, हमने गलती की, हमने अपने प्रौद्योगिकी का विकास किया, और अंत में इस जगह पर आ गए। लेकिन क्या ये विकास यहीं रुक गया? नहीं रुका, अभी भी विकास निरंतर जारी है, कि आगे किसी तरह चलता रहेगा। अब जैसे भयभीत ना को उसके साथ समन्वय हम कैसे बनाते हैं, बिहार का उदाहरण देखे हैं, देखते हैं, जैसे आप लोग बिहार के ही रहने वाले हैं, तो बिहार में क्या होता है कि बाढ़ बहुत आती है। ठीक है। तो बाढ़ आती है, तो हमने क्या किया, पहले हमारे पास मकान थे, पानी भर जाता था, तो फिर मानव ने क्या किया कि वहां पर खंभों में मकान बनाना शुरू कर दिया। तो जब खंभों पे मकान बनेंगे तो बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे से निकलते हुआ चला जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ, हमने प्रकृति के साथ समन्वय बना लिया, प्रकृति के साथ हमने रहना सीख लिया। ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि हमने जब छाप छोड़ने के चक्कर में, हमको अपनी लक्ष्मण रेखा, अपनी सीमा नहीं पता है कि कहाँ तक हम छाप छोड़ पाने में संभव है, या कहाँ तक हमको छाप छोड़ना चाहिए कि प्रकृति हम पर प्रकृति बुरा ना माने। तो इसके बाद क्या हुआ कि निश्चयवाद और संभववाद की धारणा से हटकर एक नई अवधारणा आई,
जिसको हम कहते हैं नवनिश्चयवाद। अब नवनिश्चयवाद का मतलब क्या हुआ? ठीक है, नवनिश्चयवाद क्या हुआ कि ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। ठीक है, इसका मध्यम मार्ग की ये मतलब है। ये जैसे बिहार में आप लोग बुद्ध के बारे में जो जानते होंगे, ठीक है, तो बुद्ध भी मध्यम मार्ग के बहुत ही बड़े उसके वो थे कि बढ़ावा देते थे कि मध्यम मार्ग ही चुनना चाहिए। ठीक है, उसी तरह अब क्या हुआ कि भूगोल विषय में भी कि ना निश्चयवाद है और ना ही संभववाद है। क्या है हमारे यहाँ पे? हमारे पास क्या है? सिंपल नवनिश्चयवाद। और ये अवधारणा किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने। इसको रुको और जॉ निश्चयवाद दिया गया था, आप लोग पढ़ेंगे इसमें। तो एक ट्रैफिक लाइट के इसको कंपेयर किया गया। ट्रैफिक लाइट में कैसे नवनिश्चयवाद किस चीज पे विश्वास करता है? ठीक है, तो मैंने बताया बीच का होता है। तो इसमें क्या हुआ कि प्रकृति आपको बहुत सारे मौके देती है, तो मतलब क्या हुआ? संभववाद का छाप हुआ। लेकिन प्रकृति इतने ही मौके देगी कि जितना आप उसको इस्तेमाल करना चाहें। मतलब कि प्रकृति अगर आप ज्यादा उस पे ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? प्रकृति आपकी एक लाल सिग्नल दिखाएगी, लेकिन लाल बत्ती तो प्रकृति दिखा नहीं सकती। तो क्या हुआ कि प्रकृति आपको परेशान करने लग जाएगी। मतलब जैसे आपने ज्यादा छाप छोड़ने लग गए, आप पहाड़ को काट के रोड बनाने लग गए। अब जब सीमा से अधिक रोड बनाएंगे तो क्या हुआ? वहां पे भूस्खलन होगा। ठीक है, भूस्खलन की जो संख्या है वो बहुत ही अचानक से बढ़ जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकृति पे आप जो छाप छोड़ रहे हैं वो अब ज्यादा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? आप क्या करना पड़ेगा? आपको आपको अपना काम रोकना पड़ेगा, जो कि पीली लाइट दिखाती है। और फिर रोकने के बाद आपको उसके साथ समन्वय बनाना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और क्या हूँ। फिर आप क्या किया? आपने देखा कि भूस्खलन ज्यादा हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो आपने वहां ढेर सारे पेड़ लगाने शुरू किए। तो पेड़ लगाने के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे समस्या कम हुई और उसके बाद फिर से आपने रोड बनाना शुरू किया। तो इसी तरह इस अवधारणा को जो हम कहते हैं वो कहते हैं नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद, जो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय का कर सकते हैं। तो ये संभववाद वाला ही पॉइंट है। लेकिन इसमें यही है कि इसको ट्रैफिक लाइट से ही हमेशा कंपेयर किया गया है कि आपको समझना पड़ेगा। प्रकृति आपको सीधा नहीं बताएगी कि हाँ ये है, लेकिन प्रकृति कोई ना कोई ऐसा स्वरूप प्रदान कर देगी या कोई ना कोई ऐसे घटना चक्र आ जाएगा कि आपको समझ में आना चाहिए कि प्रकृति अब बुरा मान नहीं, आपको रुक जाना चाहिए। ठीक है, और प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो, संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। ये बिल्कुल वही दूसरा वाला पॉइंट है। और नवनिश्चयवाद संकलनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। द्वैतवाद क्या था कि इधर या तो फिर निश्चयवाद है या संभववाद है। तो इन दोनों अवधारणाओं के बीच का जो वाद आया उसको हम बोलते हैं नव निश्चयवाद, जो इन दोनों को बताता है कि ना आप सही है ना आप सही है, मध्यम मार्ग पर चले आइए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? नव निश्चयवाद इस चीज के बारे में बात करता है। अब देखते हैं मानव भूगोल की कई परिभाषाएं हैं। ठीक है, मानव भूगोल की जो परिभाषाओं के बारे में एक हम अध्ययन करते हैं कि सबसे पहले जो रेडजेल हैं, ये भी कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने बताया कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संरक्षित अध्ययन है। ठीक है, ये कई सारी परिभाषाएं हैं। इसी सैंपल रेडजेल की ही अनुयायी थी या स्टूडेंट थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी की क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। अब देखिए दोनों पर ध्यान दीजिए। इसमें किस पर ध्यान दिया गया? संश्लेषण पर, यानी दोनों के मिलन पर, सिंथेसिस पर, दोनों को। ठीक है, कि मानव और समाज के दोनों का जो मिश्रित अध्ययन है वो क्या है? मानव भूगोल का मुख्य विषय है। और मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये एसी सैंपल ने बताया। इसमें किसमें के बारे में बोला गया है कि एक परस्पर संबंध है जो गतिशील है, जो गतिमान है। ठीक है, उस संबंध की जो व्याख्या करती है वो कौन सी? एलन चर्चिल सैंपल की जो परिभाषा है वो बताती है कि ये गत्यात्मकता मुख्य शब्द यहाँ पर दिया गया है। कि मतलब जो मानव भूगोल मतलब पृथ्वी जो अस्थिर है, जो और उस पृथ्वी भी अस्थिर है और मानव भी अस्थिर है, इसका जो परस्पर संबंध का अध्ययन हम कर रहे हैं वो हम मानव भूगोल में कर रहे हैं। फिर पॉल विडाल डेला ब्लास, ये जो संभववाद स्कूल के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संरक्षित ज्ञान की उत्पन्न संकल्पना। ठीक है, ये तो ये कुछ नहीं है, जो रेडजेल ने परिभाषा दी थी उसी का बड़ा स्वरूप इन्होंने बताया है।
ठीक है, तो ये एक आपकी परिभाषा है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव भूगोल के बारे में, तो आपको क्या करना है कि इन्हीं परिभाषाओं के बारे में आपको बारे में लिख देना है। अब मैंने बताया था आपको कि मानव भूगोल की कई उप शाखाएं हैं, कई उप क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इन उप क्षेत्रों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और वो उप क्षेत्र अपनी विषय वस्तु किन विषयों से उठाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले मानव भूगोल के जो क्षेत्र है वो सबसे पहले सामाजिक भूगोल है, दूसरा नगरीय भूगोल है, तीसरा राजनीतिक भूगोल है, चौथा जनसंख्या भूगोल है, पांचवा आवास भूगोल है, और छठा आर्थिक भूगोल है। तो कितने टोटल 6 भाग हो गए? कितने भाग हो गए? 6 भाग हो गए। तो सबसे पहले हम सामाजिक भूगोल को देखते हैं। अब सामाजिक भूगोल के भी उप क्षेत्र हैं। वो सबसे पहले क्या है? व्यवहारवादी भूगोल। ठीक है, तो व्यवहारवादी भूगोल क्या हुआ? मनोविज्ञान से संबंधित है, मनोविज्ञान। अब व्यवहारवादी भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? मनुष्य की अवधारणा, मनुष्य कैसे सोचता है, मनुष्य कैसे काम करता है। ठीक है, इन सब के बारे में जो अध्ययन है, जो व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार से संबंधित है, उसको हम कहाँ पढ़ते हैं? व्यवहारवादी भूगोल में। फिर सामाजिक कल्याण का भूगोल, जो कल्याण अर्थशास्त्र, जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, उसी से हमने लिया गया है। जो कल्याण अर्थशास्त्र विषय वस्तु क्षेत्र है, उससे हम लोग सामाजिक कल्याण का भूगोल पढ़ते हैं कि मान लीजिए जैसे सरकारें क्या करती हैं, वो कल्याण करती हैं आम जनमानस का, तो उसका जो अध्ययन करते हैं हम सामाजिक कल्याण के भूगोल में करते हैं। अवकाश का भूगोल समाज शास्त्र से लिया गया है कि ये समाज शास्त्र से जो हम विषय वस्तु लेके को भूगोल में करते हैं, वो अवकाश का भूगोल होता है। ठीक है, लेकिन सब मैंने बताया था ना आपको शुरुआत में, तो कि यहाँ इन सब में क्या है कि हम स्थानों के बारे में ज्यादा हमारा कोई फोकस नहीं है। यहाँ पर जितने भी भूगोल हैं, क्योंकि भूगोल हमेशा किस चीज से संबंध रखता है? स्थान से। तो हमने क्या किया है? एक बड़े से हिस्से को, जब हम एक छोटे से हिस्से में, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई बड़ी सी चीज घटना हो रही है, उसका हम अगर स्थानिक कोई अध्ययन करेंगे, तो उसको हम भूगोल विषय में उठा के ले आते हैं। ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान से संबंधित है, लिंग भूगोल समाजशास्त्र मानव विज्ञान महिला अध्ययन से है, ऐतिहासिक भूगोल इतिहास से है, चिकित्सा भूगोल महामारी विज्ञान से है। ठीक है, अब चिकित्सा भूगोल जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो इसमें कई सारे आप अध्ययन देखते होंगे कि इस क्षेत्र में ज्यादा है, उस क्षेत्र में कम है, उसके कारण क्या है। तो अगर उसका स्थानीय अध्ययन कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही चिकित्सा भूगोल पर आ जाता है। नगरीय भूगोल में हम नगर के बारे में जानकारी लेते हैं, नगर कैसे बसे हुए हैं, नगर के मुख्य काम क्या हैं। ये सब आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे या आगे के पाठों में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो आगे ही होगा। राजनीतिक भूगोल में हम निर्वाचन भूगोल पढ़ते हैं। फिर राजनीति विज्ञान से हम लेते हैं, राजनीति विज्ञान में आप जो सरकारें होती हैं उसके अंदर की व्याख्यान करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि निर्वाचन भूगोल की कास्ट का क्या, मतलब कि जाति विशेष का क्या प्रभाव पड़ रहा है वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र पर या उसके प्रक्रिया पर। ठीक है, सैन्य भूगोल हम सैन्य विज्ञान से लेते हैं। तो ये सब भौगोलिक अध्ययन होता है। जनसंख्या भूगोल हम पढ़ते हैं जनांकिकी। ठीक है, जनांकिकी से क्या हुआ कि किस जगह पर जनसंख्या ज्यादा है, किस जगह पर जनसंख्या कम है। जब हम ऐसा अध्ययन करते हैं तो हम करते हैं जनसंख्या भूगोल पर। ठीक है, अब आर्थिक भूगोल पे भी कई होते हैं, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ठीक है, तो ये सब हम आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं। बस आपको इसके जो मानव भूगोल के क्षेत्र हैं वो याद रखने हैं, और इसके उप क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये पढ़ने के लिए ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मानव भूगोल के कितने क्षेत्र हैं? टोटल 6 क्षेत्र हैं। सबसे पहले सामाजिक भूगोल, दूसरा नगरीय भूगोल, तीसरा राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, फिर आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशल ज्योग्राफी, इसको कहते हैं अर्बन ज्योग्राफी, इसको कहते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसको कहते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसको कहते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी, और इसको कहते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, अब देखते हैं मानव भूगोल की वृहद अवस्थाएं एवं प्रणोद। अवस्थाएं क्या हुआ कि आसपास का जो वातावरण के हिसाब से किस तरह उसने भूगोल विषय पर प्रभाव डाला, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आरंभिक उपनिवेश युग। आरंभिक उपनिवेश युग कब शुरू हुआ था? ये 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब यूरोपीय लोग ने क्या किया कि अच्छी अच्छी नावें बनाना शुरू की। ठीक है, तो उनको पता चला कि भाई उनको मसालों की जरूरत पड़ गई, क्योंकि मसाले वहां पे बहुत ही महंगे बिकते थे, या मोतियों की जरूरत पड़ी, उनको पता चला अरब क्षेत्रों में मोती मिलते हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद वहां की नावें और उच्च तकनीक से विकसित होने लगी, जो अधिक तूफानों को झेल सकती थी, जिसमें ज्यादा लोग जा सकते थे, ज्यादा राशन लग सकते थे। तो वहां पर क्या हुआ? अन्वेषण और विवरण, मतलब रिसर्च हुआ वहां पर। ठीक है,
तो आरंभिक उपनिवेश युग में क्या हुआ कि साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। जैसे आप जानते होंगे कि 1450 से लेकर 1750 तक कई खोजें की गई। ठीक है, 1450 से 1750 तक। तो क्या हुआ कि पूरे के पूरे बेड़े निकलते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे और वहां पर कोई नई नई जगह के बारे में खोज करते थे। ठीक है, ये आप लोग सब ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, लेकिन एक मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि कई नए एरियाओं के, जैसे अमेरिका को खोजा गया, भारत को खोजा गया। तो भारत को खोजा नहीं गया या अमेरिका को खोजा नहीं गया, वो क्या हुआ कि वहां के समुद्री रास्तों को खोजा गया। ठीक है, तो ये कब हुआ? आरंभिक उपनिवेश युग में। उत्तर उपनिवेश युग में क्या हुआ कि जब वहां पे उपनिवेश बना लिया, जैसे भारत गुलाम बन गया। किसका गुलाम बन गया? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का गुलाम बन गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो इंग्लैंड ने उसको अंदर कैसे अपने आप को बढ़ाए। ठीक है, तो उसके लिए उसको आर्थिक विकास करना था। तो आर्थिक विकास के लिए क्या हुआ कि उसने भारत के अंदर अलग अलग जगह पे काम करना शुरू किया, अलग अलग जगह की खोज करना शुरू की। ठीक है, इसी वजह से सर्वे ऑफ इंडिया, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो अलग अलग जगह की खोज होने लगी, जो सर्वे करने लग गए। तो क्या हुआ कि सभी जगह के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग इकट्ठा करने लग गए। प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के बाद भाग हैं। इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी रूप से पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। अब सहायता क्या करेगी कि आपको आर्थिक रूप से अगर सहायता कर रही, तो वही सहायता करवाने के लिए ही इतना प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर दिया गया था। फिर आया 1914 से, आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद क्षेत्रीय विभेदन, कि एक क्षेत्र दूसरे से अलग कैसा है, उस पर जोर दिया गया। अब ये जोर क्यों दिया गया कि युद्ध के समय में हमेशा क्या होता है कि दो सही लोगों के बीच में लड़ाई हो रही होती है। एक कहता हम सही है, दूसरा कहता हम सही है। तो अपने आप को बताने के लिए कि ये हम ज्यादा सही है या हम ज्यादा सही है, तो क्या हुआ, क्षेत्रीय विभेदन पर जोर दिया गया कि ये क्षेत्र इससे अलग है, ये क्षेत्र इससे अलग है। और उसके बाद ये क्षेत्र से हम क्या फायदा कमा सकते हैं, अपने क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से हम, दूसरा बोलता है हम अपने क्षेत्र से क्या फायदा कमा सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रभाव पड़ने लग गया, वो पड़ा आपके 1930 के दशक में। तो इसमें क्या हुआ, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। ठीक है, तो ये अध्ययन कब हुआ था? 1930 के दशक में, जब विश्व युद्ध चल रहा था, या विश्व युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन उसके खत्म तो कभी होता नहीं, युद्ध तो परस्पर चलता ही रहता है। फिर हुआ 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो गया, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक स्थानिक संगठन बना 1945 में। तो और फिर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, फिर एरोप्लेन का आविष्कार हो ही चुका था, अच्छी नावें आ ही चुकी थी, परमाणु बम का भी आविष्कार हो गया था। तो मतलब जो तकनीक है बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ कि युद्ध के बाद जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, तो फिर क्या हुआ कि कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों को प्रवेश के लिए जोर दिया गया। मतलब कि भूगोल विषय में कंप्यूटर और सांख्यिकी विधियों पर जोर दिया गया। क्यों जोर दिया गया? क्योंकि उसी की उस समय आवश्यकता थी। 1945 में कोई आपकी फिलॉसफी नहीं सुनना चाह रहा था कि भूगोल ये करता है, भूगोल वो करता है, कोई नहीं सुनना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि आपको व्यवहारिक रूप में देखना था कि आपको उससे क्या फायदा मिल रहा है। तो इस समय क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे, और बहुत ही ज्यादा जो सांख्यिकी विधियां हैं उसका इस्तेमाल भूगोल में शुरू हो गया। तो कई सारी थ्योरीज आप लोग पढ़ेंगे। तो ये 1945 के दशक के बाद, मतलब 1945 के बाद 1950 और 60 के दशक में बहुत ही इस पर जोर दिया गया। लेकिन जोर इतना ज्यादा हो गया कि उसके बाद क्या हुआ कि हम मानव को भूल ही गए कि मानव क्या होता है। मानव को हमने एक संख्या में रख दिया कि मानव अच्छा तो 1 नंबर, मानव बुरा तो 0 नंबर। ठीक है, तो इसकी वजह से जो अगला भूगोल में एक क्रांति आई, वो भूगोल की क्रांति क्या आई कि मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ, जो इससे तृप्त होने के लिए हुआ था, कि इससे परेशान हो गए थे कि भाई अब क्या सांख्यिकी, क्या संख्याएं। क्योंकि भूगोल तो सामाजिक विज्ञान का विषय माना जाता है, और संख्या अंक ऐसे ये सब विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन माना जाता है। तो 1970 के दशक में ये आया। इसमें क्या हुआ, मतक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि के कारण ये आया था। फिर अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल के 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दी गए बॉक्स का अवलोकन के लिए आप लोग अपने पाठ में पढ़ लेंगे। ठीक है,
फिर 1990 के दशक में क्या हुआ, 1990 के दशक में उत्तर आधुनिकवाद, मतलब कि आधुनिकता एक चरम पर पहुंच गई थी, और उसके बाद चरम पर पहुंचने के कारण क्या हुआ कि प्रकृति, मानव का प्रकृति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने लग गया। तो हमको उत्तर जानने पड़े कि भाई ये आधुनिकरण के बाद क्या क्या अध्ययन होना चाहिए। तो ये जो विषय वस्तु थी, ये आपकी विषय वस्तु 1990 के दशक में आई, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि समान भाव होना चाहिए, समानता होना चाहिए, इस पर जोर दिया गया। ठीक है। अब देखते हैं, अब तो थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दे लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो ये मतलब लघु प्रश्न है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। आप लोग को मैंने बता ही दिया, मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम बताइए। तो कुछ कुछ बोला, आपको सीधा छह के छह बता देने हैं। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, तो इसके लिए आपको मैंने इसी वाले पॉइंट में जो इसका आंसर है उसमें बता दिया था, और सबसे शुरुआत में ही फिर मैंने बता दिया था कि हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सबसे लिया है। लेकिन जो सबसे मुख्यतः है, जो मुख्य क्या काम है, वो क्या है कि हमारा स्थानीय स्थानिक अध्ययन है। ठीक है। जब तक अगर किसी विषय वस्तु में हम स्थानिक अध्ययन करने लग गए, तो मतलब कि वो भूगोल विषय में आ चुका है। 150 शब्दों में दीजिए इनका मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। जब आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे। और इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप आंख बंद करके अपने आसपास जब ध्यान देंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि मानव ने कैसे कैसे प्रकृति पर अपने इम्प्रेस छोड़े हैं, मतलब कैसे कैसे उसका प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण, अच्छा ये माफ कीजिएगा, ये मानव का प्रकृतिकरण पूछ रहा है। तो ये मैंने बताया था ना, आपको सर्दी लगी तो आपने क्या किया, आग जलाना शुरू कर दी, या आपने ठंडे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। ठीक है। अब गर्म क्षेत्र पे आप ठंडे नहीं रह सकते, या ठंडे क्षेत्र में आपको गर्म रखने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाती, तो आपने क्या किया कि प्रकृति से समन्वय बनाना पड़ा। तो मानव के प्राकृतिकरण को आप जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल बता सकते हैं, निश्चयवाद की अवधारणा जब पढ़ेंगे आप लोग पाठ में, तो इसमें बिल्कुल ध्यान दीजिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी कीजिए। तो ये टिप्पणी कुछ नहीं है, यही प्रश्न है, इसको थोड़ा पढ़ाकर लिख दीजिएगा, तो यही है। लेकिन विषय, ये पाठ खत्म करने से पहले मैं यही बताना चाहूंगा कि आप लोग पाठ जरूर पढ़िएगा। ठीक है। मैंने एक आइडिया दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो आप जब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें और आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी, आप और अच्छे से पढ़ सकेंगे। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है। तो यही है, और कोई अगर दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। चलिए ठीक है फिर। नमस्कार।